फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और आज हम यहाँ पे बहुत दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं। एक्चुअली इंटरव्यू के कुछ सेशंस मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगी, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखा है। दैट इज पार्ट 1 पार्ट 2 और यहाँ पे पार्ट 3 आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ठीक है, जो जो उसके मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताने थे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, और एक्चुअली वो ट्रेनिंग के सेशन की वजह से काफी शेड्यूल बिजी चल रहा था, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पाई। और जैसा कि आज होली है तो सबसे पहले आपको हैप्पी होली यहाँ पे विश करना चाहेंगे। ओके, सो आइए हम अपने सीरीज की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो यस, यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यह है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेके उसे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक लेटर यहाँ पे आप बताएंगे कि द लेटर सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग इट्स बेस एंड टॉप। ओके, व्हेन दे एग्जिस्ट, मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा टॉप और बेस, हम उसे एक्सक्लूड करके जो भी आपका बचता है एरिया, लाइक आपका यहाँ पे जो बचा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, उसे ही आप यहाँ पे नाम देते क्या है, लेटर सरफेस एरिया या फिर कर्व। ठीक है, कर्व्ड आपका नेमिंग आएगा इन केस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वो पोर्शन आपका कर्व्ड होता है और आप दोनों टॉप सर्कल को बॉटम सर्कल को एक्सक्लूड कर देते हो। और यहाँ के केस में हम वर्ड यूज करते हैं लेटर सरफेस एरिया। मैंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया है क्यूबॉइड का, जिसमें जो आप ग्रे पार्ट देख रहे हैं, ग्रे पार्ट टॉप और बिलो से एक्सक्लूड करने के बाद जो ये आपको ब्लैक पार्ट पूरा दिख रहा है, दिस इज द लेटर सरफेस एरिया। ठीक है, जहां पे आप कह सकते हो, इसे हम ये भी कहते हैं एरिया ऑफ दी 4 वॉल्स, है ना, ऐसा भी इसे कहा जाता है। तो आप किसी भी वे से अपने आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हो कि क्या है ये, देखिए 2l+b/h, दैट मीन्स क्या है ये, यहाँ के केस में जो ये है आपका क्यूबॉइड, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द बेस है इनटू हाइट है। तो ऐसे अपना हर ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे निकाल सकते हो लेटर सरफेस एरिया इसके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे ना आपको क्वेश्चन एकदम से एक्सप्लेन करना होता है, जस्ट लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ चाइल्ड। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे कह रहा है। सो यहाँ पे देखिए आपका रोमन नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ टू राइट 49 इन रोमन न्यूमेरल्स। तो देखिए ये क्वेश्चन को जैसे आपको मैंने यहाँ बताया, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अब मेरे को सारे रोमन नंबर्स पढ़ के जाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप खाली 49 पढ़ के जाएंगे, हम सेम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मे भी कुछ डिफर कर दे। ओके, तो आपको सबसे पहली बात 1 से लेके m तक पूरा पता होना चाहिए कि m मीन्स 1000, d मीन्स 500। आपसे पूछा गया 49, तो क्या करेंगे, देखिए 49 कैसे लिखा गया है, 50 में -1 है। इट मीन्स हम पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 50। 50 क्या होता है, देखिए l होता है। अब 50 में -1 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इससे कैसे लिखेंगे, पहले हम इसे यहाँ पे लिख दिया 40। 40 के लिए मैंने लिख दिया XL, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया 40। अब मुझे इसमें प्लस करना है 9, तो क्या लिख देंगे, देखिए XL देन I देन X। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 49। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 49 को हम लोग कैसे लिखते हैं, XL1X, ऐसे I या फिर X कुछ भी आप हो सकते हो। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन रहा 49 का। ऐसे आप हर नंबर्स के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे लिख के। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस काफी बेसिक होते हैं, बस वो आपको जज करते हैं कि आप कितने अच्छे वे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। या क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको 49 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ जो आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है उसके लिए एक आप यहाँ पे तुरंत ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो आपके लिए काम हो जाएगा, दैट इज n इंटू n+1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा फॉर्मूला आपका n इंटू n+1 एंड देन बाई 2। जस्ट वेट, या ओके, n+1/2। अब देखिए इसमें जो आप देख सकते हैं, जो आपका n है वो क्या है, कितने आपको नंबर्स यहाँ पे निकालने हैं, है ना। तो देखिए 49 नंबर्स का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए रख देंगे n की वैल्यू 49। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 49 + 1 दैट मीन्स कितना जाएगा आपको यहाँ पे 50। वी विल राइट 50/2। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 25 से यहाँ पे हो जाएगा, आ जाएगा, कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें 49 मल्टीप्लीकेशन 25। और देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी 1225 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर।
ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को करके उन्हें तुरंत बताना होगा। मे बी वो आपसे बोले कि हमने सोल्यूशन दिखाई कि आपने कैसे किया, है ना, तो आपको वहाँ पे पहले से इंटरव्यू में कॉपी पेन लेके बैठना होता है। इंटरव्यू में आपको कॉपी पेन अलाउड होता है, मैंने आपको पहले भी ये बातें बता रखी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ 1/4 ऑफ 1/7 ऑफ अ लैंड। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये मुझसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें वो वर्बली क्वेश्चन को पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी कि हाँ मैम क्या बोला आपने, लाइक ना समझ रहे होंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे ना फ्रैक्शन टर्म्स में है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को सुन के उसे लिखते चलना साथ साथ, ओके, क्योंकि बार बार वो रिपीट नहीं करने वाले आपके लिए। ओके, लाइक यहाँ पे क्या है, देखिए, इफ 1/4 ऑफ 1/7 मीन्स 1/4 मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 of 1/7, that is 1/7 of a land is sold for rupees, कितने में सोल्ड करा गया है, for rupees 30,000 में ये सोल्ड करा गया। तो आपसे पूछ रहा है what is the value of 8/35, हाँ 8/35 ऑफ दैट लैंड, मतलब आपसे पूछ रहा है आपको 8/35 ये आपको इस लैंड की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन वैल्यू थोड़ी सी बड़ी दी गई है। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो जो गिवन है उसके थ्रू वैल्यूज निकालते हैं। तो हमें यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा, 1/4 ऑफ लिखा है मीन्स मल्टीप्लीकेशन 1/7 इज इक्वल टू रुपीज 30,000। ओके, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए 4 7 28 इज इक्वल टू रुपीज 30,000। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 की वैल्यू निकाल लूंगी, दैट इज 30,000 मल्टीप्लीकेशन 28 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे रुपीस करके। अब देखिए जब 1 की वैल्यू इतनी आई है, मुझे बस निकालना है 8/30। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली जो लिखना लिखिए, और कंफर्म है कि आपके नंबर्स कट होंगे, क्योंकि वो ऐसे आपको वैल्यूज देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि 8/35 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू 8/35 मल्टीप्लीकेशन क्या था, रुपीज 30,000 था, और मल्टीप्लीकेशन आपका 28। अब आप देख रहे होंगे 28 और 35 ये आपका 7 से जा रहा है, तो कट कर लेंगे, 7 4 28, 7 5 35। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल गया, पहले आप देखिए 8 4 इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32 मल्टीप्लीकेशन रुपीज 30,000 और अपॉन मुझे क्या दिख रहा है 5। अब कट कर लेंगे तो 5 6 30, यहाँ पे मिल गया हमें, यहाँ पे मिल गया 32 मल्टीप्लाई 6,000 है ना, और रुपीस के टर्म्स में है। तो अब जब इसे फाइनल करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 3 टाइम्स मिल जाएगा, और यहाँ को मिलेगा 6 12 6 18 का एक 19, इतना आपका वैल्यू आ रही है, दैट इज 1,92,000 रुपीज। ये आपका ओवरऑल उस लैंड का कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन भले से कैलकुलेटिव है, लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछा गया है ना, तो ऐसे नहीं है कि आपसे बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलकुलेटिव वेज भी पूछे जाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से कितने कम टाइम में उन्हें आंसर दे रहे हो। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the value of cosec square 45 degree प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 90 डिग्री। अभी जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से लिया गया है, इसके लिए आपको ना फटाक से वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे सकते हैं। अब देखिए पहले आपसे पूछा जा रहा है कोसेक 45, अगर आपको कोसेक नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है दिस इज व्हाट, दिस इज 1/√2 है ना। अगर मैं इसी का रिवर्स कर दूं तो मुझे मिल जाता है कोसेक। अब देखिए क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे कोसेक की जगह मैं यहाँ पे रखती हूँ कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री है, इट मीन्स यहाँ मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू, √2 का स्क्वायर है ना, क्योंकि जब आपका कोसेक 45 इतना आया तो आप सॉरी साइन 45 इतना आया तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रिवर्स होता है। अब मुझे करना था होल स्क्वायर, अब लगाते हैं प्लस साइन। अब आपको गिवन है tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वी विल राइट 1 एंड देन स्क्वायर लगाए तो 1 का होल स्क्वायर, -3 लिख देंगे। अब आपका है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, मतलब देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, और मुझे यहाँ पे करना है स्क्वायर, तो आई विल राइट 1 का स्क्वायर। नाउ अब देखिए √2 का स्क्वायर है, तो वी विल गेट व्हाट 2 देन +1 देन -3 है ना, यहाँ पे आपका 1 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आपको मिल के गया यहाँ पे 2 + 1 दैट इज 3 -3, ओवरऑल आपको वैल्यू मिल गया 0 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वजह से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके वहां पूरा बताना था। अब जब वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत टाइम लगा देंगे, है ना। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग n नंबर ऑफ साइड। ओके, तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि देखिए आप एक क्वाड्रिलेटरल में कोई
क्वाड्रिलेटरल है जिसका n नंबर ऑफ साइड है, तो इसमें आप कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए क्या लिया है, ये मैंने n इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स 5 साइड का है, तो क्या हो जाएगा ये पेंटागन। मैंने एक पेंटागन लेके रखा है कि मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊंगी कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर कैसे समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए होगा क्या, इसमें आपसे ये बात पूछा जा रहा है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटर दिया हुआ है और आपको उसको ट्रायंगल्स बनाना है जो कि नॉन ओवरलैपिंग है, तो आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो। समझिएगा, अगर मैं आपको इसी फिगर से समझाऊं, देखिए अगर मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे पॉइंट ऐसे ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म हुआ। अब देखिए मैंने ऐसे ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब अगर मैं कोई और ज्वाइन करने जाऊंगी तो आप ध्यान से देखिए, फिर वहां पे ओवरलैपिंग की यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, और जो कि मुझे नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले ही। तो आपने क्या देखा, कितने ट्रायंगल्स बने, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इट मींस हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे एग्जैक्टली कि जब आपके n 5 था, है ना, जब आपका नंबर ऑफ साइड जब 5 दिया गया था एस क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको यहाँ पे, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं हम यहाँ बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल आपको हो जाता है 4 साइड का, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वर्ड पेंटागन, सॉरी पॉलीगन, पॉलीगन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पॉलीगन में भी क्वेश्चन में पॉलीगन आपको दिया होगा, है ना। क्वाड्रिलेटरल नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो लिमिट कर दिया ना आपको, 4 ही साइड के लिए कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे कट करके इसे पॉलीगन कर लीजिए, पॉलीगन हैविंग n नंबर ऑफ साइड। तो समझिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दिख रहा है जब n 5 है तो आपके ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। इट मींस हो क्या रहा है, जब n 5 है तो आपके जो ट्रायंगल्स बने, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल, वो आपके 3 बने। तो इससे आप एक जनरलाइज कर सकते हो फॉर्मूला, दैट मींस क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल, we can just write number of non overlapping triangle is equal to what, is equal to n minus 2। अब इसका सेंस क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे कोई और पॉलीगॉन लेते हैं जिसका डिफरेंट साइड है, लाइक मैं मान लेती हूँ कि n इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 7 ले लिया, दैट इज हेप्टागन ले लिया, तो आप जब वहां पे बना के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 माइनस 2, दैट मीन्स वहां पे 5 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स बनेंगे, है ना। तो आपको जो बेसिकली यहाँ पे आंसर देना था, दैट मीन्स n माइनस 2, आपका ये जो आंसर है बेसिकली यही यहाँ पे फॉर्म होगा कि n माइनस 2 ही है जिसके थ्रू हम यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, इसके लिए। ओके, तो इस वजह से आपको यहाँ बताना था। अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है ज्योमेट्री वाले पार्ट से, है ना। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस डिफाइन कर रखा है इंटरव्यू के लिए, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना है, तो आप वहां पे जरूर देखें क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मिक्सअप यहाँ पे पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन फॉर्मूला में आप क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या होता है, देखिए सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P है और एक्स वाई, आप जैसा कि देख सकते हैं, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1 and b x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2 are known as। अब समझिएगा, सपोज करते हैं ये आपको लाइन गिवन है जिसमें आपका ये मैंने मान लीजिए A कर लिया और ये मैंने B कर दिया, तो इसमें जो P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिख दिया x, y, ये डिवाइड कर रहा है इसको, है ना, A B जो लाइन है उसको एक रेशियो में, दैट इज m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो जब आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, दैट इज द P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सो वी यूज सेक्शन फॉर्मूला, ओके। इस तरीके से आप समझा सकते हैं। सो दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे बताएंगे क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला के जो कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज ये आपका दिया गया कैपिटल X के लिए, ये है कैपिटल Y के लिए, ये जो आपका यहाँ पे मैंने बताया ना P का जो कोऑर्डिनेट निकालना है, दिस इज व्हाट m1 x2 प्लस m2 x1 देन m1 प्लस m2 एंड देन m1 y2 प्लस m2 y1 देन m1 प्लस y2, सॉरी m1 प्लस m2। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, ये क्या है, ये आपका x1 y1 A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट आपका है x2 y2, है ना। तो इस वजह से आप पूरा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ये आपका इसलिए निकालने के लिए होता है सेक्शन फॉर्मूला जो यूज होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको सुन के लग रहा होगा कि दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, दोनों फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है आपका, जो फ्रैक्शन होता है इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a by b, होता ही है वेयर बोथ a and b आर होल नंबर, यही तो आपका डिफरेंस है जिसमें a और b आपका होल नंबर होता है। अब होल नंबर मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि होल नंबर आपको 0 से शुरू करके इनफाइनाइट होता है, जहां पे b आपको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वेयर एज जो आपका रेशनल नंबर होता है इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं ना कि होल नंबर। तो जब इंटीजर्स हो गए तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर भी लेंगे। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, -2/3 मैंने लिया, ये रेशनल नंबर तो है बट ये आपका फ्रैक्शन नहीं है, है ना।
2/3 आपका फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे p by q फॉर्म में है, सॉरी a by b फॉर्म में, यहाँ से अगर मैं बताऊं b 0 के बराबर नहीं है और ये दोनों आपके होल नंबर है ना। बट ये जो आपका टर्म यहाँ पे मैंने लिखा, दिस इज नेगेटिव साइन है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन की वजह से रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे समझा सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शन कैन बी टर्म एज रेशनल नंबर, है ना। जितने फ्रैक्शन है उसे हम रेशनल नंबर में रख सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जो रेशनल नंबर है उसे हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, बिकॉज रेशनल नंबर इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, ओके, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटीजर्स। तो इस वजह से आप वहां पे एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के आपको फॉर्मूला यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछे हैं यहाँ पे, तो कैसे बताएंगे आप यहाँ पे सबसे पहले कि जो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम है ये क्या होता है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड टाइम्स द हाइट बिटवीन देम, है ना। तो आपको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा वर्बली, फिर आप उसे फॉर्मूला में समझा सकते हो कि सपोज आई हैव अ ट्रेपेजियम, okay, and AB is parallel to BC, okay, and suppose AB is equal to A and BC is equal to B, है ना। यहाँ पे एग्जांपल के मैंने आपको समझाया। So what will be the area? Area is equal to 1/2 within bracket sum of the parallel sides, that is A and plus B, and multiplication height, that is the height between both these parallel sides, ठीक है। जो हाइट एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में वही आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल लेकर समझाए, सपोज कर लेते हैं आपको क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा भी आता है आपसे क्या देते हैं कि जो पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ ये लाइक ए ये है, बी ये है एंड हाइट ये है, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको मैंने बताया। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज द 10th क्वेश्चन, दिस इज व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी। आपको बताना है कि ये थ्योरम क्या होता है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, THALES, ठीक है, दैट इज थेल्स थ्योरम। ये आपको मिल जाएगा इन द क्लास 9th या 10th या हाँ या आई थिंक 9th मैंने देखा था ये, ठीक है। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई लाइन, दैट इज इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, व्हिच इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब आपको क्या बताना है यहाँ पे कि जैसे डी है, डी आपका पैरेलल है बीसी के, और डी डिवाइड कर रहा है द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन द रेशियो, है ना, प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया है तो ये काफी बार पूछा गया है ना। मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐड अप किए जाते हैं, बट आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा अगर आपने जो बेसिक है, लाइक आपने अगर 8th 9th 10th ये सारी बुक का अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो आप बहुत ही आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, है ना। बस आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए कि आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं विद एग्जांपल्स, ओके। सो ये था आज का हमारा पूरी तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। होप्स आपको सारे क्वेश्चन प्रॉपरली क्लियर हुए होंगे, कोई भी डाउट्स आपके पास नहीं रह गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हो या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर दूंगी। और साथ साथ अगर आपने इसका PDF ना देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चंस के PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, वहां पे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और यस, टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टा का आपको लिंक भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप टेलीग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं, ओके। तो आपको डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। और यस, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लाइक काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैम इंटरव्यू का कितने दिन में रिप्लाई आता है, कितने दिन का गैप करना पड़ता है, तो मैंने आपको ये सब बातें ऑलरेडी बता रखी है कि एटलीस्ट आपको हर एक प्रोसेस में 20 डेज तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि है ना, वो डिपेंड करता है, कभी वो जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, कभी फास्ट करते हैं, तो वो ठीक है, वो डिले भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, वो उन पर डिपेंड करता है ना। तो बट ये है, आप पेशेंस रखिए और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें और बहुत अच्छे से करें अपना इंटरव्यू एंड ऑल प्रिपेयर करें, ठीक है। कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको मोस्टली हर टॉपिक मैंने वीडियो बना रखा है। आपको कोई टॉपिक हो, आपको कुछ जानना हो तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर फॉरवर्ड करें, एंड ये इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।